हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। वेलकम टू फाइकम क्लासेस। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं सत्यम प्रशांत कौशल आ गया हूँ अपना नया इंटरेस्टिंग चैप्टर लेके क्लास 11th केमिस्ट्री का। वो है चैप्टर नंबर 1 सम बेसिक्स कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, उसका लेक्चर 1 जिसमें आपको पढ़ना है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ये लेक्चर इंपॉर्टेंट है जो बच्चे क्लास 11th में या जेई नीट की तैयारी कर रहे हैं। बस वीडियो में एंड तक बने रहें, बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर चलेगा। तो आइए समझते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या होता है। बेटा ये एक ग्रुप ऑफ लॉज कह सकते हैं, इसके अंदर 5 तरह के लॉ पढ़ने हैं। ठीक है, जैसे कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, वो केमिकल रिएक्शन कैसे गवर्न करती है, कैसे रन करती है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो कौन बताएगा। उसके लिए 5 तरह के लॉज हैं, उसी को बोलते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। उसमें से सबसे पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है बेटा, तो चलिए आइए समझते हैं लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है। सीधी सी बात है, फिजिक्स में भी पढ़ा होगा। इसका मतलब ये होता है मास कंजर्व्ड रहेगा, जितना पहले था उतना बाद में रहेगा। ठीक है, केमिस्ट्री क्या कहती है, सीधी सी बात है, ये भी यही कहती है, इन अ फिजिकल और केमिकल चेंज टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। आइए समझते हैं एक एग्जाम्पल से। बेटा देखिए ध्यान से, जैसे मैं कहूं मेरे पास एक एग्जाम्पल है, वो है कार्बन और ऑक्सीजन को अगर रिएक्ट करा दें, या कह दो कार्बन की बर्निंग कर रहे हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो क्या बनेगा, CO2 बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ठीक है, ये लॉ ये कहता है कि जो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट है, मतलब इसका कार्बन का मास और ऑक्सीजन का मास किसके बराबर होगा, कार्बन डाइऑक्साइड के मास के बराबर। अच्छा, कोई आपसे कहते प्रूफ करो या वैलिड करो, कैसे ये वैलिड है, दिखाओ, शो करो, तो क्या करोगे, कुछ नहीं। कार्बन का एटॉमिक वेट कितना होता है बेटा, 12 होता है, तो हम कह सकते हैं 12 ग्राम। ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है, बोलिए। और यहां पे O2 है, 2 हैं, तो क्या करोगे, यहां पे कहोगे 2 × 16। ठीक है, ये हो जाएगा। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड जो आपका प्रोडक्ट है, इसका मास निकालना पड़ेगा। तो कार्बन का कितना होता है बेटा, ये होता है 12 प्लस, अब बताइए इसका कितना होगा, ऑक्सीजन का, एक का होता है 16 और 2 का हो जाएगा 2 × 16 कर देंगे। बोलिए समझ गए कि नहीं समझ गए, ये ग्राम आ जाएगा। बोलिए अब यहां से कहो, ये होगा आप क्या, रिएक्टेंट का टोटल मास। बोलो क्या कह रहा है लॉ, क्या कह रहा है, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट। तो बताइए ये 2 × 16 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। 32 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 44 ग्राम। बेटा 44 ग्राम आ गया रिएक्टेंट का। प्रोडक्ट का मास देखिए कितना होगा बेटा, 2 × 16 कितना होता है, 32, 32 प्लस 12 कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा अपना 44 ग्राम। इसका मतलब क्या है, जितना रिएक्शन का मास, मतलब जो भी आपका रिएक्शन में, मतलब रिएक्टेंट का मास पहले था कितना था, 44 ग्राम। रिएक्शन होने के बाद जो प्रोडक्ट बना उसका भी मास 44 ही ग्राम है। समझ गए कि नहीं समझ गए। इसका मतलब है कि जितना मास पहले था रिएक्शन के, उतना ही रिएक्शन के बाद है। कोई दिक्कत या हाँ या ना, बोलिए। इसका मतलब ये भी कह सकते हैं फिजिक्स के हिसाब से कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मतलब समझ रहे हो, मास डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है, जितना पहले था उतना बाद में है। समझ गए, मतलब मास कंजर्व्ड है, जितना पहले उतना बाद। कोई दिक्कत नहीं, समझ गए, कोई दिक्कत हाँ या ना, समझ गए। ये लॉ मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बेटा, इसकी एक लिमिटेशन है। ये लॉ बेटा किसी एक चीज पे वैलिड नहीं करता। जैसे वो रिएक्शन है, जैसे न्यूक्लियर रिएक्शन, समझ रहे हो, लिख लीजिए, लिमिटेशन ऑफ लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहां नहीं होता वैलिड। ये वैलिड नहीं होता है जब आपके पास न्यूक्लियर रिएक्शन हो, क्योंकि उस केस में जो आपका मास होगा वो चेंज हो जाता है एनर्जी में, तो मास कंजर्व नहीं रहेगा, जितना पहले उतना बाद में नहीं रहेगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, किस रिएक्शन में, सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर रिएक्शन में। ठीक है, समझ के आइए एग्जाम्पल से करते हैं क्वेश्चन जो आपके लिए है कंजर्वेशन ऑफ मास पे। ठीक है, मिटा दे रहे हैं बेटा, कॉपी बनाते रहिए, साथ में नोट्स बनाते रहिए। बोलिए ठीक, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1, नोट करिए क्या कह रहा है। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है आपसे। जैसे मैं कहूं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, वॉट वेट, WT मतलब वेट ऑफ AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। क्या है बेटा, सिल्वर नाइट्रेट विल रिएक्ट विथ 2.5 ग्राम ऑफ NaCl, ठीक है, टू प्रोड्यूस 3.8 ग्राम ऑफ AgCl सिल्वर क्लोराइड
and 1.2 ग्राम ऑफ NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। बोलिए बेटा, ठीक है। आपसे क्वेश्चन में सीधा से ये कह रहा है व्हाट वेट, कितना ग्राम, वेट मतलब बेटा कितना, वैल्यू ग्राम में निकालो। AgNO3 विल रिएक्ट करेगा किससे, विथ 2.5 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड NaCl टू प्रोड्यूस 3.8 ग्राम ऑफ AgCl एंड 1.2 ग्राम ऑफ NaNO3 बेटा। बोलिए, समझ गए। तो इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले बेटा एक रिएक्शन लिखनी पड़ेगी जो क्वेश्चन में कह रहा है। क्या कह रहा है, ये कह रहा है AgNO3, क्या कह रहा है, AgNO3 किससे रिएक्ट कर रहा है, विल रिएक्ट किससे, NaCl से रिएक्ट कर रहा है, किससे, NaCl से। तो AgNO3 प्लस NaCl, ठीक है, ये रिएक्शन में क्या देगा, बोला है टू प्रोड्यूस AgCl एंड NaNO3। बोलिए, AgCl मिल रहा है हमको और प्लस NaNO3 मिल रहा है, ठीक बेटा, ठीक है। अब कुछ नहीं, आपको यहां पे आपको कह रहा है कितना वेट ऑफ AgNO3 है, इसको मान लेते हैं हम x बेटा। बोलिए, AgNO3 का जो वेट निकालना है आपको उसको x मान लेते हैं। बोलिए, NaCl का वेट कितना दिया है, 2.5 ग्राम, पहले से दिया है क्वेश्चन में 2.5 ग्राम, हम G लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, AgCl का दिया है हमको 3.8 ग्राम, कितना दिया है, 3.8 ग्राम दिया है, और NaNO3 का कितना दिया है, 1.2 ग्राम दिया है। सीधी सी बात है, इसका मतलब क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगा दो। मतलब हम क्या करेंगे, रिएक्टेंट का टोटल मास ऐड कर लो भैया, x प्लस 2.5 ग्राम, ये हो गया रिएक्टेंट का मास, वही किसके बराबर होगा, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, मतलब 3.8 प्लस 1.2 ग्राम ऑफ NaNO3 एंड AgCl। बस खत्म बात। यहां से कहोगे आप क्या, x प्लस 2.5 ग्राम इज इक्वल टू 3.8 प्लस 1.2 क्या हो जाएगा, 4 ग्राम हो जाएगा। बोलिए बेटा, 4 ग्राम हो जाएगा। फिर आप यहां से कहोगे कि इसको उधर भेज दो तो कितना आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 1.5 ग्राम, कितनी आ जाएगी बेटा, 1.5 ग्राम। इसका मतलब क्या है, ये x क्या था, यही तो वेट ऑफ AgNO3 था। यही पूछ रहा आपसे ऐसा कि क्या वेट होगा AgNO3 का, ताकि ये रिएक्शन मिले। बोलो हाँ ना या। हमने क्या किया भैया, टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट बराबर कर दिया टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, x की वैल्यू निकाल ली, कोई दिक्कत नहीं बेटा। बोलिए हाँ या ना, मिटा दें। तो चलिए नेक्स्ट लॉ पे मूव करते हैं, मिटा रहे हैं बेटा। तो चलिए बेटा पढ़ते हैं अब सेकेंड लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, वो है लॉ ऑफ डेफिनाइट और कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, क्या कहता है, सीधी सी बात है, अभी समझ नहीं आएगा, एग्जाम्पल से समझते हैं। पहले चलिए डेफिनेशन पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, अ केमिकल कंपाउंड कंटेन सेम एलिमेंट एंड देयर प्रोपोर्शन बाय मास इज ऑलवेज डेफिनाइट एंड कांस्टेंट। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, अभी कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ध्यान से देखिए बेटा। अगर मैं कहूं मेरे पास एक रिएक्शन है कार्बन और ऑक्सीजन की, ठीक है, आपको पता है क्या मिलेगा, CO2 मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ये CO2 यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है, ये पहला स्टेप है, मान लेते हैं ये अपनी पहली रिएक्शन है जिसमें CO2 प्रोड्यूस हो रही है। क्या पता कोई दूसरी रिएक्शन भी हो जो CO2 प्रोड्यूस कर रही हो, कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए बेटा, जैसे मैं कहूँ कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, अगर मैं इसको हीट कर दूं तो क्या मिलता है, कैल्शियम ऑक्साइड मिलता है, CaO प्लस क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। अच्छा, इसका मतलब क्या है, इस रिएक्शन में जो पहली रिएक्शन थी उसमें भी CO2 मिला और इस रिएक्शन में भी CO2 मिला। तो ध्यान देने वाली बात क्या है, ध्यान देने वाली बात क्या है, अ केमिकल कंपाउंड कंटेन सेम एलिमेंट। देखिए जो कंपाउंड मिलेगा हमको उसमें सेम एलिमेंट होगा, कार्बन ऑक्सीजन, इसमें भी और इसमें भी कार्बन ऑक्सीजन, ठीक है। अच्छा, एंड देयर प्रोपोर्शन बाय मास, एंड देयर प्रोपोर्शन बाय मास इज ऑलवेज डेफिनाइट एंड कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, जैसे मैं कहूं कि भाई यहां कार्बन और ऑक्सीजन का क्या रेशियो है। अगर यहां से मैं कहूं पहली रिएक्शन से CO2 में से मैं कहूं अपने पास कुछ कार्बन है और कुछ ऑक्सीजन है। बोलिए, कहोगे यहां पे 12 ग्राम मतलब 12 ग्राम आपका कार्बन है और ऑक्सीजन कितना है 32 ग्राम। भाई एटॉमिक वेट कितना होता है 16 होता है, 16 × 2 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा
बोलिए 32 ग्राम हो जाएगा। अच्छा समझ गया। अब मैं पूछूं आपसे यहाँ पे कार्बन इस टू ऑक्सीजन का क्या रेशियो है या क्या प्रपोर्शन है जो कह रहा है क्वेश्चन में, क्या होगा भाई? 12 और 32 है। यहाँ पे आप इसको सॉल्व कर सकते हो भाई रेशियो में। कैसे हो जाएगा बोलिए, क्या रेशियो इनका? यहाँ हो जाएगा 4 से डिवाइड कर दो बोथ साइड, तो यहाँ 8 हो जाएगा और यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक बेटा, तो यहाँ पे रेशियो क्या हो जाएगा? कार्बन इस टू ऑक्सीजन का 3:8। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे निकाल के देखिए, यहाँ पे भी भाई सेम ही होगा। चलिए कर देते हैं आपके लिए। यहाँ पे भी क्या है आपके पास? कार्बन डाइऑक्साइड है। बोलिए 12 ग्राम आपके पास यहाँ पे कार्बन होगा, 32 ग्राम आपके पास ऑक्सीजन होगा। तो कहोगे ये हम 4 से ले जाएंगे, डिवाइड कर देंगे बोथ साइड, तो क्या कहोगे? ये हो जाएगा 8 ग्राम और ये हो जाएगा 3। समझ रहे हो? तो क्या रेशियो आएगा मैं पूछूं यहाँ पे सेकेंड रिएक्शन का? कार्बन इस टू ऑक्सीजन का क्या रेशियो आएगा? 3:8। अच्छा, इसका मतलब क्या है? इनका जो प्रोपोर्शन है, मतलब रेशियो है एलिमेंट्स का, रेशियो है जो एलिमेंट्स का जो पाया जा रहा है उस केमिकल कंपाउंड में, वो कांस्टेंट है और डिफिनाइट है। यही तो कह रहा है। क्या कह रहा है? अ केमिकल कंपाउंड कंटेन सेम एलिमेंट, सेम एलिमेंट है कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन, ठीक है, सेम एलिमेंट, एंड देयर प्रोपोर्शन बाय मास, एंड देयर प्रोपोर्शन बाय मास, मतलब जब उनका आप प्रोपोर्शन करोगे, मतलब रेशियो निकालोगे उनके मास के अकॉर्डिंग, 3:8 यहां भी आया और यहां भी आया। इसका मतलब क्या है? देयर प्रोपोर्शन बाय मास इज ऑलवेज डिफिनाइट एंड कांस्टेंट। समझ गए कि नहीं समझ गए? हो गया क्लियर कि नहीं क्लियर? बोलिए मिटा दें बेटा। अब चलिए करते हैं क्वेश्चन इस पे बेस्ड, अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। देखिए बेटा मिटा दें, एग्जाम्पल क्लियर हुआ? ठीक है। इसका मतलब ये भी है कि भाई जो मासेस का रेशियो होगा उन एलिमेंट्स का, वो कांस्टेंट होगा, डिफिनाइट होगा, इररिस्पेक्टिव हाउ दे आर प्रोड्यूस। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड यहां भी बन रही है और इस रिएक्शन में भी कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, बनने के तरीके अलग हैं, उससे मैटर नहीं करता। जो उनका रेशियो होगा एलिमेंट का, मासेस का, उस कांस्टेंट होगा, डिफिनाइट होगा बेटा, हाँ या ना? और एलिमेंट भी सेम होंगे, कार्बन ऑक्सीजन इसमें भी और कार्बन ऑक्सीजन इसमें भी। बोलिए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मिटा दें। चलिए बेटा मिटा दें। अब करते हैं क्वेश्चन एक। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 बेस्ड ऑन द प्रीवियस लॉ जो आपने पढ़ा, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या वही डेफिनाइट प्रोपोर्शन। क्या कह रहा है बेटा? ध्यान से देखिए क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। वीडियो को पॉज करके ट्राई जरूर करिएगा। हो गया? देखिए 6.48 ग्राम ऑफ लेड यानी कि पीबी रिएक्ट विथ 1.2 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन O2 टू फॉर्म एन ऑक्साइड। दिस ऑक्साइड कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग लेड नाइट्रेट यानी वही PbNO3 होल ट्वाइस। क्या कह रहा है? इट इज फाउंड दैट परसेंटेज ऑफ लेड इन दिस ऑक्साइड इज 86.62। शो द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। वैलिड है कि नहीं वैलिड है ये चेक करो, ठीक है बेटा। तो हमें सबसे पहले यहां पे देखिए दो रिएक्शन मिल रही है। एक तो है लेड रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन से, मतलब Pb प्लस O2 ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है लेड, तो क्या बनेगा? एक ऑक्साइड बनेगा PbO। क्वेश्चन में यही तो बोला है, टू फॉर्म एन ऑक्साइड, और वो ऑक्साइड क्या है? PbO, ठीक बेटा। फिर कह रहा है दिस ऑक्साइड यानी वही PbO कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन बाय हीटिंग लेड नाइट्रेट यानी वही PbNO3 होल ट्वाइस। अगर हम इसको हीट कर दें तब भी हमारे पास ऑक्साइड बन सकता है, वही सेम ऑक्साइड कह रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? PbNO3 होल ट्वाइस को हीट करेंगे, ठीक बेटा। डेल्टा क्या बताता है? हीट कर रहे हैं हम लोग, ठीक। तो क्या बनेगा? लेड ऑक्साइड बनेगा PbO, और क्या बनेगा? NO2 भी बनेगा। इससे तो कोई मतलब ही नहीं भाई। देखो सेम कंपाउंड से मतलब है, ठीक है, क्योंकि हम किस में पढ़ रहे हैं? क्या पढ़ रहे हैं? लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन ये कह लो, या लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, बात वही है, ठीक है। तो ये चेक करने के लिए सबसे पहले ये चेक करना पड़ेगा जो केमिकल कंपाउंड बना वो सेम एलिमेंट है कि नहीं। देखिए Pb है और O है, यहाँ भी Pb है, यहाँ भी O है, मतलब लेड और ऑक्सीजन सेम एलिमेंट हैं दोनों केस में, ठीक है। अब यहाँ पे कई लोग सोच रहे होंगे बैलेंसिंग क्या गई, बैलेंसिंग गई तेल लेने, क्या करना? उसका जरूरत ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है बेटा। तो देखिए मेरा कहने का मतलब क्या है, अगर मैं इस लेड ऑक्साइड की बात करूं जो पहली रिएक्शन से बना है, ठीक है, PbO, तो इस केस में देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में ये बोला है कि 6.48 ग्राम क्या है? Pb है। क्या है? Pb कितना है?
6.48 ग्राम है पीबी, और ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन कितना है 1.002, कितना है 1.002 ग्राम है बेटा ऑक्सीजन। ठीक बेटा, अब मैं अगर यहां से मैं पूछूं पीबी और ऑक्सीजन का, पीबी और ऑक्सीजन का प्रोपोर्शन क्या होगा, तो क्या करोगे आप, डिवाइड कर दो। अरे रेशियो क्या होता है, वही प्रोपोर्शन वही डिवीजन, बात तो एक है। बोलो भाई पीबी कितना है, कितना है 6.48 ग्राम है, और ऑक्सीजन ये है कितना 1.002। इसको सॉल्व करोगे तो बेटा क्या आ जाएगा, डिवाइड में प्रोपोर्शन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6.474 आएगी, या कह लो 5 आएगी, जो भी, ठीक है, लगभग यही आएगी लमसम। ठीक है, चलो अब आपको दिक्कत हो सकती है, आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए बेटा। ठीक है, क्लास 11 जो ISSC बच्चे हैं वो तो कर लेंगे कैलकुलेटर से, समझ रहे हैं, उनके पास तो CBSE वाले हैं, उनके साथ दिक्कत यही करना तो पड़ेगा ही। और जो नीट और JEE वाले हैं उनके लिए तो भैया उनको तो कैलकुलेशन आनी चाहिए। ठीक है, बोलिए समझ गए, तो ये रैंडम मतलब आ जाएगा लगभग। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो P और O का प्रोपोर्शन कितना आया 6.474। ठीक है बेटा, अगर मैं यहां पे देखूं ये लेड ऑक्साइड जो बना है किससे, हीटिंग ऑफ लेड नाइट्रेट, बोलिए इसमें क्या कह रहा है, दिस ऑक्साइड कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग लेड नाइट्रेट, समझ गए। इट इज फाउंड दैट परसेंटेज ऑफ पीबी, यानी कि लेड की परसेंटेज दी है कितनी 86.62। अच्छा, इसका मतलब क्या है, ये लेड ऑक्साइड खुद कितना होगा, अरे 100%। अरे बोलो भाई 100% होगा कि नहीं होगा, होगा, हाँ बेटा समझ जाओ। तो ये खुद कितना होगा 100%, 100% की जगह मैं मान लूँ 100 ग्राम, बोलिए, और उस 100 ग्राम में से पीबीओ कितना है 100 ग्राम, उस 100 ग्राम में से पीबी कितना है बेटा, पीबी कितना है दिया है, क्वेश्चन बोला नहीं पीबी इज, पीबी का परसेंटेज दिया, मगर वही ग्राम में कह लेंगे तो क्या दिक्कत है, 86.62 कितना है, बोलिए 86.62 ग्राम। और इसी 100 ग्राम में से ऑक्सीजन कितना बचा भाई, लेड ऑक्साइड में क्या है, एक तो पीबी है और एक ओ है, पीबी कितना है 86.62, ऑक्सीजन कितना होगा, अरे 100 टोटल है पीबीओ, उसमें से पीबी माइनस कर लेंगे ओ आ जाएगा, क्या दिक्कत है। तो 100 माइनस 86.62 बोलो तो कितना आ जाएगा आपका, ऑक्सीजन आ जाएगा बेटा। बोलिए समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, तो कितना आएगा देखिए यहां पे हम कर लेते हैं 100 माइनस 86.62, ये आपका ऑक्सीजन आ जाएगा कितना है 13, कितना आएगा 13.38 ग्राम आपका ऑक्सीजन आ जाएगा। बोलिए कितना होगा ऑक्सीजन, बोलिए बेटा ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो यहां से कहोगे ऑक्सीजन कितना आपका 13.38 ग्राम। ठीक बेटा, अब मैं पूछूं जो आपकी सेकेंड रिएक्शन है, बोलिए वहां भी पीबी मिल रहा है, पीबीओ मिल रहा है, ठीक है। अगर मैं यहां भी सेम एलिमेंट का क्या करूं, प्रोपोर्शन लूं, मतलब पी और पीबी और ओ का प्रोपोर्शन लूं, तो क्या होगा, पीबी और ओ का रेशियो लूं या वही प्रोपोर्शन जो आपको अच्छा लगे मान लो। पीबी कितना है 86.82, सॉरी 62, 86.62 अपॉन ओ, ओ कितना है 13.38, कितना है 13.38 बेटा। ठीक, यहां पे आपका प्रोपोर्शन कितना आएगा, देखिए ये तो पहले वाला था, अब देखिए यहां पे कितना आएगा, ये भी लगभग आपका सेम ही आएगा जितना पहले आया था, कितना आएगा मान लो, ठीक है, कैलकुलेट करके देख लेना बेटा, लगभग यही आएगा। तो ध्यान देने वाली बात क्या है, प्रोपोर्शन सेम है। देखिए यहां पे जो पीबी और ओ का प्रोपोर्शन था कितना था 6.474 है, और यहां भी जो हम दूसरी रिएक्शन से निकाल के लाए लगभग सेम है, प्रोपोर्शन सेम है। समझ रहे हो कि नहीं समझ, इसका मतलब क्या है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन वैलिड है। बोलिए मिटा दें बेटा, कोई दिक्कत, चलिए तो चलिए मूव ऑन करते हैं अपने थर्ड लॉ पे, वो है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। क्या कहता है, ये कहता है व्हेन अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ ए रिएक्ट विथ डिफरेंट अमाउंट ऑफ बी देन द रेशियो ऑफ मासेस ऑफ बी, जो खुद में कैसा है डिफरेंट है, ऑलवेज अ सिंपल होल नंबर रेशियो,
आइए, समझ गया कि नहीं समझ गया? अच्छा, नहीं समझ में आया होगा, मुझे भी पता है, एक एग्जाम्पल से समझ में आएगा। ध्यान से देखिए बेटा, जैसे मैं कहूँ एक एग्जाम्पल है या कह लो क्वेश्चन ही है, ठीक है। देखिए मेरे पास H2 है और प्लस हाफ O2 है, हाफ O2 है, तो क्या बनेगा? बोलिए, वाटर बन जाएगा, बोलो H2O। क्या बनेगा बेटा? H2O, ठीक है, समझ गया। अच्छा, अब मेरे पास इसी तरह की एक दूसरी रिएक्शन है, ध्यान से देखिए। अगर मैं कहूं मेरे पास H2 है प्लस O2 है, कितना है? O2, हाफ O2 नहीं, O2, तो क्या बनेगा? H2O2 बनेगा। क्या बनेगा? H2O2, हाइड्रोजन परऑक्साइड। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, मैं पूछूं यहां पे हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट कितना होगा? एक का होता है, एक हाइड्रोजन का होता है 1, 2 है तो 2 हो जाएगा, तो कहोगे 2 ग्राम हो गया। इसी तरह कितने ऑक्सीजन है भाई? ये 2, इसको काट देगा, कितना ऑक्सीजन बचा? 1, तो एक ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना होता है? 16 ग्राम। बोलिए, समझ गए। अब कहोगे इसका प्रोडक्ट से मतलब नहीं हमें, ठीक है, हमें तो रिएक्टेंट से मतलब है, ठीक है। इधर देखिए, यहां पे कहोगे इसका हो गया 2G, मतलब 2 ग्राम। अच्छा, इसका एटॉमिक वेट, एक ऑक्सीजन का होता है 16, 2 का हो जाएगा 32 ग्राम। समझ गया बेटा? अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हेन अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ ए। अच्छा, फिक्स्ड अमाउंट कौन है इसमें? दो रिएक्टेंट है, एक H2 है और एक O2 है, इधर भी, और सेम इधर भी H2 है, O2 है। तो फिक्स्ड कौन है? किसका मास फिक्स्ड है? 2 ग्राम वाले का। देखो ये आपका ए हो गया, देखो पहले भी 2 ग्राम है और यहां भी एक ऐसा है फिक्स्ड है। ए कौन हुआ? जो फिक्स्ड है। अच्छा, रिएक्ट कर रहा है किससे? डिफरेंट अमाउंट ऑफ बी। यहां पे देखो एक बार 16 है और एक बार 32 है, इसका मतलब क्या है? ऑक्सीजन क्या है? डिफरेंट अमाउंट वाला है, ठीक है। एक ये बी हो गया, इसी तरह ये बी हो गया। यहां पे बी का अलग अमाउंट है, यहां का अलग अमाउंट है बी का, मतलब डिफरेंट अमाउंट है। तो व्हेन अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ ए रिएक्ट विद डिफरेंट अमाउंट ऑफ बी, एक बार इस ए ने फिक्स्ड अमाउंट के 2G वाले ने, मतलब 2 ग्राम का जितना भैया इसका अमाउंट था ए वाले का, वो रिएक्ट कर रहा है बी से, ठीक है। फिर वही सेम अमाउंट ऑफ बी, क्योंकि फिक्स्ड है ना क्वेश्चन, बोलिए लॉ क्या, यही तो कह रहा है। फिक्स्ड अमाउंट ऑफ ए रिएक्ट विद डिफरेंट अमाउंट ऑफ बी, और डिफरेंट अमाउंट यहां पे कितना हो गया? 32 हो गया। अच्छा, समझ गए कि नहीं समझ गए? तो क्या होगा? तो कह रहा है जब आप इनका रेशियो करोगे, किसका? जो डिफरेंट है, क्या बोला? देन द रेशियो ऑफ मास ऑफ बी, जो डिफरेंट है ना, ऑलवेज सिंपल होल नंबर रेशियो। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो क्या करोगे? 16 और 32 का रेशियो निकालोगे तो क्या मिलेगा? बोलो, 16 और 32 का रेशियो क्या मिलेगा? बोलो बेटा, यहां से कहोगे 1/2 मिलेगा या 1:2 मिलेगा रेशियो। अरे कोई दिक्कत इसमें नहीं, समझ गए? या ये कह सकते हो, या ये कह सकते हो, क्या पता कोई कहे बच्चा मैं 32/16 करूंगा, 32/16, ये भी कर सकते हो, क्या दिक्कत? लो, ठीक है। हमें तो रेशियो करना है जो डिफरेंट है। एक बार 16/32 कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। रेशियो कैसा मिल रहा है? 1:2, तो रेशियो सिंपल होल है कि नहीं है? सिंपल होल नंबर, बोलिए। इसी तरह यहाँ पे 32/16 करोगे तब भी क्या मिलेगा? 2:1 मिलेगा। तो कैसा रेशियो है? सिंपल होल नंबर रेशियो। समझ गए कि नहीं समझ गए? ये कॉन्सेप्ट कहता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। क्या कहता है? व्हेन अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ ए रिएक्ट विथ डिफरेंट अमाउंट ऑफ बी, एक बार 16 और एक बार 32 अलग अलग है, तो जो इनका रेशियो होगा बी का, मतलब वही जो डिफरेंट है उनके मासेस का रेशियो कैसा होगा? सिंपल होल नंबर रेशियो। कैसा है? 1:2, या ये कह लो, या 2:1, बात एक ही तो है। समझ गया कि नहीं समझ गया? बोलिए, एक और एग्जांपल बताएं, एक और एग्जांपल्स करें। चलिए देखिए, कॉपी बेटा करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए खुद के, ठीक है, याद रखिए। चलिए चलिए देखिए जल्दी से। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए बेटा, क्या कह रहा है? जैसे मैं कहूं मेरे पास यहां पे कार्बन है और यहां पे हाफ O2 है, क्या बनेगी यहां पे? क्या बनेगी यहां पे? CO बनेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। इसी तरह कोई दूसरी रिएक्शन जिसमें कार्बन है प्लस यहां पे O2 है, क्या बनेगा? CO2 बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, और यहां बन रहा है मोनोऑक्साइड, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहां पे कार्बन का एटॉमिक वेट कितना होगा बेटा? 12 ग्राम कहोगे, ठीक है। ऑक्सीजन का कितना होगा? बोलिए 16 ग्राम, समझ रहे होगे अब तो, ठीक है। यहां पे देखिए, यहां पे कार्बन का कितना होगा? 12 ग्राम, ठीक है। यहां पे ऑक्सीजन का कितना होगा? 32 ग्राम, सीधी सी बात है, बोलिए 32 ग्राम, ठीक है। इसका साफ साफ दिख रहा है ए कौन है जो फिक्स्ड है? फिक्स्ड कौन है? यहां देखो सी, कार्बन पहले भी 12 है और बाद में भी 12 है, फिक्स्ड अमाउंट कौन हुआ? ये, इसका मतलब सी ही हमारा ए है, और डिफरेंट कौन है? वही बी। बी कौन है? जो चेंज हो रहा है, जिसका मास।
एक बार 16 था, एक बार 32 हो गया। समझ गया कि नहीं समझ गया? बोलिए, ये ए है, ये बी है, तो इसका मतलब क्या? व्हेन ए रिएक्ट विथ डिफरेंट अमाउंट ऑफ बी, बोलो, फिक्स अमाउंट ऑफ ए रिएक्ट कर रहा है डिफरेंट अमाउंट ऑफ बी, एक बार ये 16, एक बार 32, यहाँ भी, ठीक है। तो इनका जो रेशियो होगा, यहाँ से भी कह सकते हो क्या होगा, सिंपल होल नंबर रेशियो होगा, मतलब 16/32 कहोगे तो इनका रेशियो क्या आएगा? सॉल्व कर लो, कितना आएगा? 1:2 कह लो। या आप कहोगे यहाँ से मैं ये नहीं करना चाहता 16/32, कोई 32/16 करे, कोई दिक्कत नहीं है। 32/16 क्या मिलेगा? 2:1। ये भी कैसा है? होल नंबर रेशियो। खत्म बात। जब भी होल नंबर रेशियो मिल जाए, डिफरेंट अमाउंट ऑफ बी और ए फिक्स्ड हो, इसका मतलब है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन वैलिड है बेटा। केमिस्ट्री है लाला। बोलिए, मजा आया कि नहीं आया? चलिए करते हैं इस पे क्वेश्चन एक अच्छा सा, मिटा दें। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ध्यान से देखिए बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? देखिए, N2 and O2 react to form number of compounds such as N2O, NO, N2O3 और एक N2O5। ये 5 तरह के कह लो क्या बना रहा है? कंपाउंड बना रहा है। 5 नहीं, 4 तरीके कंपाउंड बना रहा है। शो द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। भाई लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन दिखाना है, मतलब कि आपको पता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता है? व्हेन अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ ए रिएक्ट विद डिफरेंट अमाउंट ऑफ बी, जो डिफरेंट अमाउंट ऑफ बी है उसका मासेस का रेशियो कैसा होना चाहिए? सिंपल होल नंबर रेशियो होना चाहिए। समझ गया कि नहीं समझ गया? ठीक है बेटा। अब जितने भी कंपाउंड हैं उसमें ध्यान से देखो बेटा, 2 ही चीज है, एक तो अपना नाइट्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। चाहे जिसमें देख लो, यहां भी नाइट्रोजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ठीक है। जो डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड है सब में सिर्फ 2 ही एटम है या कह लो एलिमेंट है जो आपके नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। हमें ये क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले टेबल बनानी पड़ेगी ध्यान से। उसके बाद आप क्या करोगे? मास ऑफ नाइट्रोजन और मास ऑफ ऑक्सीजन निकालो डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड का। तो अगर मैं N2O की बात करूं तो यहाँ पे नाइट्रोजन का मास कितना होगा? बोलो भाई, एक नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट कितना होता है? बोलिए 14 होता है। यहाँ पे 2 है, कितने नाइट्रोजन? N2 लिखा है ना, तो क्या करोगे? 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे 14 को, कितना हो जाएगा? 28। समझ गया कि नहीं समझ गया? 28 हो गया इस कंपाउंड में। ऑक्सीजन कितना है? 1 है। एक ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना होता है? 16 होता है, 16 ग्राम। अब ग्राम नहीं लिख रहे हैं, ठीक है बेटा, सिर्फ ऐसे वैल्यू रख दे रहे हैं। NO में देखिए यहाँ पे कितना? 1 नाइट्रोजन है, तो कितना हो जाएगा? 14। ऑक्सीजन भी 1 है तो कहोगे 16 ग्राम। समझ गए? उसके बाद N2O3, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है, एक का होता है 14, 2 का हो जाएगा 28। ठीक है। यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, एक का होता है 16, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 48 हो जाएगा ग्राम। ठीक है, 48 ग्राम N2O3 में। बोलिए, ठीक है। N2O5, इस कंपाउंड में देखिए नाइट्रोजन कितना? यहाँ भी 28 होगा ग्राम। और ऑक्सीजन कितने हैं? 5 हैं बेटा। बोलिए 5 एटम है ना ऑक्सीजन के। बोलिए O5 लिखा है तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 16 को, कितना आ जाएगा? बोलिए, यह आ जाएगा आपका 80 ग्राम। ठीक है बेटा, समझ गया। भाई लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन लगाना है तो क्या करना पड़ेगा? हमें क्या करना पड़ेगा? हमें पता है ए को फिक्स्ड करना पड़ता था। एक हमारा जो ए होता था वो उसका अमाउंट क्या होता था? फिक्स्ड होता था। और जो बी होता था उसका जो अमाउंट होता था क्या होता था? डिफरेंट होता था। क्या होता था? अमाउंट डिफरेंट होता था। तो इसमें पहचानो कौन फिक्स्ड है। अब कहोगे यहाँ पे एक तो चलो मान लेते हैं ये ए हुआ होगा और ये बी हुआ होगा। ठीक है, तो ए जो आपका नाइट्रोजन है, मास ऑफ नाइट्रोजन फिक्स्ड ही नहीं है। जैसे पिछले एग्जांपल लेके थे फिक्स्ड थे, अब यहाँ पे फिक्स्ड ही नहीं है भाई। एक बार 28 एक बार 14, चेंज हो गया मास। अच्छा, समझ गए? जैसे कंपाउंड बदला वैसे मास चेंज हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं। हम क्या करेंगे? ए को फिक्स कर देंगे। क्या कर देंगे? ए को फिक्स कर देंगे। अरे फिक्स नहीं है बोलिए तो फिक्स कर दो। कैसे करोगे? अब भाई कुछ मल्टीप्लाई करो, कुछ डिवाइड करो, कैसे भी कर सकते हो। क्या करोगे? अगर मैं इस वाले में देखो, इस वाले में देखो, अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करोगे, ये आ जाएगा 28 ग्राम। ठीक है, और यहाँ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, भूल मत जाना बेटा। अगर आपने यहाँ मल्टीप्लाई किया नाइट्रोजन के मास में तो यहाँ भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? समझ गए? अच्छा, तो यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 32 ग्राम। बोलिए बेटा, समझ गए? अच्छा, अब देखिए,
अब देखिए आपका जो ए है मास ऑफ नाइट्रोजन क्या है, फिक्स्ड है। देखो एक बार 28, फिर 28, फिर 28, फिर 28, इसका मतलब है कि मास ऑफ ए फिक्स्ड हो गया। अच्छा, अब जिसका चेंज हो रहा था मास, जिसका मास डिफरेंट था, जो बी है अपना, क्या है, यही तो बी है, बोलिए डिफरेंट। अरे बोलिए बेटा, यही तो डिफरेंट मास होता था कि नहीं होता था। देखिए एक बार 16, एक बार 32, एक बार 48 और एक बार 80। तो क्या कहा था, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन ने। देन द मास ऑफ डिफरेंट अमाउंट ऑफ बी जो था आपका था भैया, जो उनका रेशियो लोगे उनके मासेस का, तो क्या होगा, सिंपल होल नंबर रेशियो मिलेगा। तो चलिए इनका रेशियो लेते हैं। आप कहोगे 16:32:48:80। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो बेटा। ये जो डिफरेंट अमाउंट ऑफ बी था उनका जब मास का रेशियो लोगे, कैसा आना चाहिए, सिंपल होल नंबर रेशियो। क्या दिक्कत है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। अब इसका रेशियो क्या आएगा बताइए, सिंपल, इसको सॉल्व कर लो। अगर मैं पूरे को 8 से डिवाइड कर दूं, पूरे को 8 से डिवाइड कर दूं तो क्या दिक्कत है बोलो। तो यहां आ जाएगा 8 से नहीं 16 से डिवाइड कर देते हैं। 16 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा आपका 5। तो देखिए सिंपल होल नंबर रेशियो आ रहा है, कितना आ रहा है, 1:2:3:5। तो देखिए बेटा कितना आसान क्वेश्चन था। देखिए सिंपल होल नंबर रेशियो आ गया। क्या आ गया, सिंपल होल नंबर आ गया। बोलिए सिंपल होल नंबर, बोलिए रेशियो आ गया। और जैसे ये आ जाए मतलब इसका ये है कि ये क्वेश्चन जो आपके कंपाउंड से भैया लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो करते हैं। बोलिए मिटा दें क्वेश्चन। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट लॉ पे। तो चलिए मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट लॉ पे, वो है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ये लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा टफ लग सकता है मुझे पता है, बाकी लॉ से हल्का सा लग सकता है, मगर लगने की बात क्या है, मैं खड़ा हूं सत्यम प्रशांत कौशल, फाइकम क्लास में आप पढ़ रहे हैं, कैसे आपको टफ लग सकता है, एकदम इजी बना देंगे, बस आराम से देखते रहिए क्या कह रहा है। चलिए पहले डेफिनेशन को पढ़ते हैं। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन क्या कहता है, व्हेन टू एलिमेंट्स ए एंड बी combine separately with a fixed mass of third element C, then the ratio of their mass in which they do so bear a whole number ratio to the ratio of mass in which they themselves combine। बहुत ही लंबा लॉ है, बहुत ही कंफ्यूजिंग है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा कौन किससे रिएक्ट कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए देखते हैं बेटा एक एग्जाम्पल से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर करने के लिए तो बैठे हैं यार हम। देखिए मान लेते हैं अपने पास एक ऑक्सीजन है एलिमेंट और एक अपने पास कार्बन है और एक सल्फर है। हम क्या करेंगे बोलिए, इसको मान लेते हैं अपना फिक्स्ड एलिमेंट। अगर ये ऑक्सीजन फिक्स्ड एलिमेंट हुआ, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस फिक्स्ड एलिमेंट जो अपने मान लिया है ओ ऑक्सीजन, उसको रिएक्ट कराएंगे एक बार कार्बन से और इसी को रिएक्ट कराएंगे एक बार सल्फर से। जब आप कार्बन से रिएक्ट कराओगे ऑक्सीजन को तो क्या बनेगा, CO2। बनने को तो CO भी बन सकता है, आप जो चाहे बना लो, मैं CO2 बना रहा हूं। तो आप क्या कहोगे भैया, जब आपने कार्बन को ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया सेपरेटली तो आपके पास क्या बना, CO2 बना। इसी तरह सल्फर को जो आपने ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया, क्योंकि ऑक्सीजन तो फिक्स्ड है, सेम अमाउंट है। अच्छा अभी प्रूफ भी कर देंगे, देखिए। अच्छा सल्फर और ऑक्सीजन को लड़ाओगे या रिएक्ट कराओगे तो क्या बनेगा, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक बेटा, अब मैं अगर बात करूं यहाँ पे रेशियो की, ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन और सल्फर और ऑक्सीजन की, तो क्या होगा, यहाँ पे कार्बन होगा 12 ग्राम और ऑक्सीजन होगा 32 ग्राम। बेटा कैसे भाई, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, एटॉमिक वेट 16 होता है, 2 हैं ऑक्सीजन, तो क्या करोगे 32। इसी तरह यहाँ भी कह सकते हो सल्फर का एटॉमिक मास होता है 32 और ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का होता है 16 और 2 का होता है, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे ये भी आ जाएगा 32 ग्राम। समझ गया कि नहीं समझ गया, यहाँ पे चाहो तो रेशियो लिख सकते हो। ठीक बेटा, अच्छा क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ध्यान से देखो। व्हेन टू एलिमेंट्स ए एंड बी, मान लेते हैं ये ए होगा या ये बी होगा या ये बी या ये ए, कुछ भी हो, तो क्या रहा है, व्हेन टू एलिमेंट्स ए एंड बी कंबाइन सेपरेटली विथ अ फिक्स्ड मास ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा ऑक्सीजन को देखो यहाँ पे भाई 32 ग्राम यहाँ भी है और 32 ग्राम यहाँ भी है। भाई कंपाउंड यहाँ पे
कार्बन डाइऑक्साइड है, यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड है। उससे क्या मतलब भाई, ऑक्सीजन तो कांस्टेंट ही है। बोलिए, ऑक्सीजन का मास तो फिक्स्ड है, यहाँ भी 32, यहाँ भी 32। इस हिसाब से हमने कहा था ऑक्सीजन को हमने फिक्स कह दिया देख करके। अच्छा, या ये कह लो यही थर्ड एलिमेंट है। समझ गया कि नहीं समझ गया? ये सेपरेटली ए एंड बी दोनों कैसे कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सी, जो अपना थर्ड एलिमेंट है। देखिए, ये एक बार इससे रिएक्ट किया तो CO2 बना, और सल्फर सेपरेटली रिएक्ट किया ऑक्सीजन से, मतलब वही सी एलिमेंट। बोलिए, बोला ना, विद अ फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट सी। ठीक है, तो ये दोनों रिएक्ट किए इससे सेपरेटली, तो क्या बना, एक बार SO2 बना और एक बार CO2 बना। ठीक है, समझ गया बेटा? अब क्या करना है, मैं पूछूं कि भाई कार्बन, अगर फिर देखिए क्वेश्चन में कहा है ना, देन द रेशियो ऑफ masses in which they do so bear a whole number ratio to the ratio of masses in which they themselves combine। इसका मतलब क्या है, ये जो दो एलिमेंट्स से सेपरेटली ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहे थे, कंबाइन कर रहे थे, अब ये आपस में अगर कंबाइन कर जाएं themselves, तो क्या होगा, क्या कंपाउंड बनेगा, CH2। बोलिए, CH2 बनेगा। समझ रहे हो कि नहीं बनो, बोलो बोलो, कार्बन सल्फाइड बनेगा कि नहीं बनेगा? ठीक है, तो इसमें बताओ कार्बन और सल्फर का क्या रेशियो है। भाई, कार्बन का एटॉमिक वेट होता है 12, सल्फर का होता है 32, एक सल्फर का होता है 32, यहाँ पे 2 लिखा है, सल्फर 2 है, तो क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। समझ गए? 32 को 2 से इंटू कर दोगे 64। समझ गए? ये रेशियो है कार्बन और सल्फर का। अच्छा, अब ध्यान दीजिए मेरी बात, अगर हम कुछ लिखना चाहें तो देखिए क्या लिखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप ध्यान से देखिए बेटा, मार्कर चेंज कर ले, इंक थोड़ी कमजोर हो गई है। ठीक, देखिए, अगर मैं कहूं कार्बन एंड सल्फर, कार्बन एंड सल्फर कंबाइन, बोलिए कंबाइन सेपरेटली विथ फिक्स्ड, बोलिए विथ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। जब ये दोनों सेपरेटली किससे किए, कार्बन और सल्फर दोनों रिएक्ट किए सेपरेटली, अलग अलग, तो एक बार CO2 बना, एक बार SO2 बना, तो क्या रेशियो था कार्बन और सल्फर का, कार्बन और सल्फर का? ध्यान से देखिए भाई, कार्बन का कितना है, 12 ग्राम है। समझ गए? सल्फर का कितना है, 32 ग्राम, 32 ग्राम। हम कहेंगे यहां से, बोलिए क्या हो जाएगा, 12:32 बेटा, 12:32। कार्बन और सल्फर जब ये दोनों सेपरेटली अलग अलग रिएक्ट किए तो क्या रेशियो था, ये था। गारंटी दे रहे हैं, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होगे। ठीक है, समझ गए? अब देखिए, अब मैं पूछूं कार्बन एंड सल्फर का, फिर से पूछूं कार्बन एंड सल्फर का, जब ये कंबाइन देमसेल्फ आपस में क्या किए, आपस में कंबाइन कर गए। समझिए बेटा क्या कह रहा हूं, कार्बन एंड सल्फर, कार्बन और सल्फर ये आपस में क्या हो गए, कंबाइन हो गए, तो क्या बना, CH2। अब मैं पूछूं यहां पे कार्बन और सल्फर का क्या रेशियो है, क्या रेशियो है, ये तो बड़ा आसान है, C और S का। बोलिए क्या होगा, 12:64। कितना है, 12:64, 12:64। समझ गए बेटा? अच्छा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से, आपने तो पहले ये A मान लिया, ये B मान लिया, इसको आपने इससे रिएक्ट कराया सेपरेटली, और इसको एक बार रिएक्ट लिया सेपरेटली, तो जो यहाँ पे आपके पास कार्बन और सल्फर का, बोलिए क्या बना, रेशियो था 12:32 आ गया। क्वेश्चन में यही बोला था, व्हेन टू एलिमेंट्स A एंड B कंबाइन सेपरेटली विद अ फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट। भाई थर्ड एलिमेंट कौन, यही था जिसका मार्क्स फिक्स्ड है। देख लो यहाँ पे 32, यहाँ पे 32, बोलो ऑक्सीजन का, देखो 32 यहाँ भी ऑक्सीजन, 32 यहाँ भी, इसका मतलब थर्ड एलिमेंट यही हुआ होगा, C। देन द रेशियो ऑफ देयर मास इन विच दे डू सो बियर अ होल नंबर रेशियो टू द रेशियो ऑफ मासेस इन विच दे देमसेल्फ कंबाइन। मतलब इस रेशियो को जब ये सेपरेटली क्या किए थे, कंबाइन किए थे या रिएक्ट किए थे, और तब जब ये आपस में कंबाइन कर गए देमसेल्फ, आपस में टुगेदर, तो क्या होगा, अगर हम इन दोनों का रेशियो ले लें, अगर हम इन दोनों का रेशियो ले लें, क्या कहें, बोलिए 12:32 डिवाइड कर दें, बोलिए 12:64 बेटा, तो क्या कहोगे, यहां से कह सकते हो
भाई इसको सीधे डिवाइड कर सकते हो। अरे ये रेशियो क्या डिवाइजन ही तो है, ये छोटे छोटे जो रेशियो लगे हैं क्या डिवीजन ही साइन तो है। बोलिए तो यहाँ से क्या कह सकते हो, बोलिए 32, बोलिए 12/32 अपॉन, भाई ये रेशियो की जगह क्या लिख सकते हैं, डिवाइड लिख सकते हैं, लिख दिए कोई दिक्कत नहीं। ये हो जाएगा बड़ा सा डिवीजन, फिर 12/64 बेटा, 12/64। तो देखिए ये 12 कट जाएगा 1 चांस में, ये 32 2 टाइम्स में 64 हो जाएगा। तो यहाँ से रेशियो क्या बनेगा, ये 2 ऊपर आ जाएगा पलट के, तो क्या कहोगे 12/1 क्या आ सकता है 12:1। क्या रेशियो आया, क्या रेशियो आया, देखिए जब आपने दो रेशियो निकाले, पहले तो सेपरेटली निकाला ये, फिर जब दोनों साथ में आपस में लड़ गए कंबाइन कर गए तो रेशियो ये था, और जब इन दोनों रेशियोज का रेशियो ले लिया मतलब डिवाइड कर दिया तो एक नया रेशियो बना 2:1। वो कैसा है, वही होल नंबर रेशियो है। यही कहना चाह रहा है ये लॉ। इतना क्लियर कर दिया कि आपको समझ में आ गया होगा एक ही एग्जाम्पल से, दूसरे एग्जाम्पल की जरूरत भी नहीं है। पक्का हाँ या ना बेटा, बोलिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई है, ठीक है। हाँ समझ सकते हैं, थोड़ा सा टफ लग सकता है आपको भी नहीं, अच्छे अच्छे बच्चों को लगता है, ठीक है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं, 1-2 बार रिवाइज करिए, फिर से रिपीट करिए, वीडियो को नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं, मगर गारंटी है अगर आपको आया होगा 100% आया होगा, विश्वास से कह सकते हैं। बोलिए मिटा दें। तो चलिए पढ़ते हैं बेटा इस लेक्चर का लास्ट लॉ, या ये कह लो लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन का लास्ट लॉ, वो है गे-लुसैक्स लॉ, या दूसरा नाम कह लो इसका लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम, ठीक है। ये लॉ एप्लीकेबल है सिर्फ और सिर्फ गैसेस के लिए, ठीक है, जब वो कंबाइन करती हैं गैसेस। तो देखिए क्या कह रहा है, एट अ फिक्स्ड कंडीशन टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब टेम्परेचर और प्रेशर फिक्स्ड हो, चेंज ना हो रहा हो। फिर कह रहा है द रेशियो ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम ऑफ गैस ऑलवेज बियर्स अ होल नंबर रेशियो। आइए एग्जांपल से समझते हैं बेटा क्या कह रहा है। जैसे मैं कहूं मेरे पास नाइट्रोजन, बोलिए N2 है और H2 है, ये दोनों रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, अमोनिया गैस बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, अमोनिया, NH3 बेटा। तो आप इसको बैलेंस करो पहले, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दें, H को यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दें, और यहाँ देखिए यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है बेटा, तो हम कह सकते हैं 1, कोई दिक्कत। अच्छा जो ये आगे लिखा होता है इसको क्या बोलते हैं, 1 3 2, ये क्या है, इसको बोलते हैं स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं, स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो हम यहाँ से स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को क्या मान सकते हैं भैया, वॉल्यूम मान सकते हैं। इसका मतलब यहाँ से हम ये कह सकते हैं यहाँ पे 1 वॉल्यूम रिक्वायर्ड है, बोलिए 1 वॉल्यूम नाइट्रोजन का रिक्वायर्ड है, यहाँ पे 3 वॉल्यूम रिक्वायर्ड है हाइड्रोजन का, और यहाँ पे क्या बन रहा है 2 वॉल्यूम्स NH3 के बन रहे हैं। बोलिए बेटा, हमने स्टोकियोमेट्री को क्या मान लिया, वॉल्यूम मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, गे-लुसैक्स लॉ के हिसाब से। तो यहाँ पे जो कह रहा है कि कंडीशन टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, द रेशियो ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम, जो ये क्या है कंबाइनिंग वॉल्यूम्स है, जो इनका रेशियो है ऑलवेज बियर्स अ होल नंबर रेशियो। तो ध्यान से देखिए, तो इनका रेशियो लोगे तो क्या होगा, मिलेगा 1:3:2, बोलिए 2 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो एक ऐसा रेशियो है, बोलिए 1:3:2, ठीक है। ये भी कह सकते हैं, ये कह सकते हो, बात वही है 1:2:3। कैसा है, सिंपल होल नंबर रेशियो मिल रहा है, ठीक है, समझ गए। जब कोई गैस क्या कर रही है, कंबाइन कर रही है। बोलिए समझ गए कि नहीं समझ गए। एक और एग्जांपल दिखाएं, चलो देखो जल्दी से। देखिए H2 और प्लस Cl2 क्या बना रहे हैं, मान लेते हैं HCl बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, और ये सब बेटा गैसेज हैं, याद रखना बेटा, जी लिखे नहीं है, सॉरी, गैसेज हैं सब, जो बन रही है सब गैसेज है। यहाँ पे जो लियो सब गैसेज है, सिर्फ एप्लीकेबल फॉर ओनली गैसेज, ठीक बेटा। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अब देखिए यहाँ पे बैलेंस कर लो, यहाँ पे 2H2 2Cl2 हैं, और यहाँ पे 2 लगा देंगे 2HCl, ठीक है, बैलेंस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 1 मान लो, कुछ नहीं लिखा तो, ठीक है, तो यहाँ से क्या कह सकते हो, 1 वॉल्यूम हाइड्रोजन का, और यहाँ पे 1 वॉल्यूम क्लोरीन का, 2 वॉल्यूम HCl का, ठीक है। तो इनका भी सिंपल होल नंबर रेशियो देखो 1:1:2, क्या मिल रहा है 1:1:2। ये क्या है, एक सिंपल होल नंबर रेशियो ही तो है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, आ गया, क्लियर हो गया गे-लुसैक्स लॉ।
तो चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, इस पर मिटा दें बेटा। चलिए तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 बेस्ड ऑन द गे-लुसैक्स लॉ, जो आपने पढ़ा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, व्हेन 25 ml ऑफ N2 रिएक्ट विथ H2 गैस, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस रिक्वायर्ड एंड द वॉल्यूम ऑफ NH3 प्रोड्यूस। अमोनिया कितनी प्रोड्यूस होगी। सबसे पहले बेटा आपको रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। क्या हो रहा है, यहाँ पे N2 रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोजन से, H2 से, ठीक है। दोनों कैसी है बेटा, गैस है। लिखने की बात बार बार नहीं है, समझ जाओ। गे-लुसैक्स लॉ लगा रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ गैसेस के लिए है। तो क्या बनेगा बेटा, यहाँ से N2 प्लस H2 क्या बनता है, NH3 बनेगा। बोलिए, बैलेंस कर लो। यहाँ कितना हाइड्रोजन है, 2 है, यहाँ पे 3 है। अगर हम यहाँ पे 2 लगा दें तो कितने हो गए हाइड्रोजन, 6 हो गए। और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ भी 6 हाइड्रोजन हो गए। N कितने हैं, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, सब कुछ बैलेंस है। अब देखिए यहाँ पे आपको पता है कि जो मोलर कोफिशिएंट होते हैं वही वॉल्यूम होते हैं। जैसे अगर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा तो 1 कह सकते हैं। तो वॉल्यूम कितना है, बोलिए कितना मोलर वॉल्यूम है नाइट्रोजन का, 1 वॉल्यूम लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 3 वॉल्यूम है, ठीक बेटा। यहाँ पे 2 वॉल्यूम है। अच्छा, समझ गए। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है व्हेन 25 ml ऑफ N2 गैस, मतलब यहाँ पे जो वॉल्यूम है N2 का दे दिया है, 1 वॉल्यूम की वैल्यू कितना, 25 ml। अगर आपके पास इनिशियली N2 है, ठीक है, ये क्या है, गिवन है बेटा, क्या है, गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। तो कह रहा है ये रिएक्ट कर रही है विथ H2, फिर कह रहा है आपसे फाइंड द वॉल्यूम ऑफ H2 रिक्वायर्ड। मतलब भाई ये दोनों रिएक्ट करेंगे N2 और H2, क्या होगा, क्या होगा, इसकी जरूरत कितनी है, मतलब ये कितना रिक्वायर्ड है ताकि ये रिएक्शन कंप्लीटली हो सके। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो भाई, कुछ इसका वॉल्यूम खत्म होगा, कुछ इसका वॉल्यूम खत्म होगा, तब यही तो बन रहा होगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। तो ठीक है, इसके पास इनिशियली 25 ml है, ठीक है। ताकि ये रिएक्शन हो जाए तो आपसे पूछ रहा है वॉल्यूम ऑफ H2 रिक्वायर्ड, कितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड है H2 के लिए, ठीक है, ताकि ये रिएक्शन हो जाए। और साथ ही साथ आपसे पूछ रहा है वॉल्यूम ऑफ NH3 प्रोड्यूस, ठीक बेटा। अच्छा, अब ध्यान से देखिए, अगर ये 1 वॉल्यूम खर्च हो रहा है, देखिए अगर N2 1 वॉल्यूम खर्च हो रहा है तो ये कितना खर्च होगा, 3 वॉल्यूम। नहीं समझ रहे हो, अगर ये 1 वॉल्यूम खर्च हो रहा है तो 3 वॉल्यूम कौन खर्च होगा, H2। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। अच्छा, 1 वॉल्यूम कितना है, 25 ml, मतलब 25 ml अगर खर्च होगा N2 तो H2 कितना खर्च होगा, 3 × 25। बोलो कितना, 3 × 25 ml। कहोगे कैसे, ध्यान से देखो, अगर 1 से 1 वॉल्यूम खर्च हो रहा है H2 तो N2 अगर 1 वॉल्यूम खर्च हो रहा है तो H2 कितना खर्च हो रहा है, 3 वॉल्यूम, 3 गुना उसका, ठीक है। 1 वॉल्यूम मतलब 25 ml खर्च होगा H2 तो उसका 3 गुना कितना खर्च होगा, H2। कोई दिक्कत की नहीं, क्लियर। इसका मतलब क्या है, यही आंसर आपका होगा, कितना, 75 ml, 75 ml H2 क्या हो जाएगा, कंज्यूम हो जाएगा, ये कह लो या रिक्वायर्ड है, ठीक है। बोलिए बेटा, यही आपका क्वेश्चन है, कितना रिक्वायर्ड है, ठीक बेटा, बोलिए हाँ या ना, ठीक है। फिर पूछ रहा है द वॉल्यूम ऑफ NH3 प्रोड्यूस, कितना वॉल्यूम प्रोड्यूस होगा NH3। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए बेटा, जब ये 1 वॉल्यूम खर्च हो रहा है, जब ये 1 वॉल्यूम खर्च हो रहा है तो ये 2 वॉल्यूम बन रहा है। 1 वॉल्यूम खर्च हो रहा है तो ये 2 वॉल्यूम बन रहा है, ठीक है। 1 वॉल्यूम है कितना, 25 ml, मतलब 2 गुना बन रहा है, 1 वॉल्यूम का 2 गुना बन रहा है, ठीक है। तो 25 का कितना बनेगा, 2 टाइम्स। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। अरे भाई ये 1 वॉल्यूम खर्च होगा तो ये 2 वॉल्यूम बन रहा है, 25 ml खर्च होगा तो 50 ml बनेगा, दुगुना बनेगा कि नहीं बनेगा, बोलो। ठीक है बेटा, तो कहोगे 2 × 25 ml कितना, 50 ml, कितना बनेगा, 50 ml क्या बनेगा, बोलिए, प्रोड्यूस होगा NH3। कौन प्रोड्यूस होगा, NH3। बोलिए समझ गया कि नहीं समझ गया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है, बेस्ड ऑन द गे-लुसैक्स लॉ। बोलिए साइड हो रहा है, पहले कॉपी कर लीजिए बेटा, ठीक। तो बेटा गे-लुसैक्स लॉ हमने पढ़ लिया है। ज़्यादा क्वेश्चन अभी नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि आपको यहाँ पे लिमिटिंग रीजेंट का खेल नहीं पता, ठीक है। जैसे जैसे हम लोग पढ़ेंगे मोल्स निकालना, फिर पढ़ेंगे
कि मोलैरिटी कैसे निकालते हैं, मोलैलिटी कैसे निकालते हैं, मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, फिर कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे लिमिटिंग रिएजेंट का, समझ रहे हो, तब बड़े आराम से खेलेंगे गेल-ल्यूसैक्स लॉ, एक वॉल्यूम से इतना वॉल्यूम तो उसका वॉल्यूम से कितना वॉल्यूम बनेगा, ऐसे क्वेश्चन अच्छे अच्छे तब कर पाएंगे डिटेल्स में, ठीक है। अभी एक सिंपल सा क्वेश्चन करा दिया था आपको, ठीक है, बोलिए मिटा दें, बताइए मिटा दें बेटा। तो पांचों लॉ हमने पढ़ लिए हैं, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के, जो अभी तक आपने देखे, बहुत से क्वेश्चन भी कराए हैं, पांचों लॉ को अच्छे से क्लियर भी कर दिया है, ठीक है। कई लोग, कई स्कूल के टीचर या कई भैया कोचिंग के टीचर कह लो, या कई स्कूल की बुक्स में 5 ही लॉ बताए गए हैं लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन के अंदर, और कई लोग ये भी कहते हैं कि जो 6th लॉ है एक और है अवोगाड्रो लॉ, ठीक है बेटा, कहते हैं वो इसी का ही पार्ट है, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का 6th लॉ है। अब आपको जो समझना है समझ लो, ठीक है, आइए उसको समझते हैं बेटा, क्या कह रहा है, बोलिए। अवोगाड्रो लॉ, अवोगाड्रोज लॉ कह लो या हाइपोथेसिस कह लो, ठीक बेटा, ये लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का ही पार्ट समझ लो, चाहे अलग समझ लो, सीधी सी बात है, ठीक है बेटा। चलो क्या कहता है ये कहता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक, जब टेम्परेचर एंड प्रेशर कांस्टेंट हो तो ये लॉ ये कहता है कि वॉल्यूम ऑफ गैस, क्या, वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बोलो, नंबर ऑफ मोल्स, किसके, नंबर ऑफ मोल्स कह लो या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कह लो, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स और मॉलिक्यूल, बेटा समझ गया कि नहीं समझ गया, ठीक बेटा समझ गया। कब होगा, जब एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर कांस्टेंट होगा, तब हम ये कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बोलो, नंबर ऑफ मोल्स और मॉलिक्यूल के, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, अभी अच्छे से पढ़ेंगे, इसको भी डिटेल में समझेंगे, ठीक है। अभी तो आगे बहुत कुछ सीखना है बेटा, मोल सीखना है, मोलैरिटी निकालना है, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे स्टेप बनेगा तब मल्टीपल क्वेश्चन लेके आएंगे सारे कॉन्सेप्ट को कवर करते हुए, ठीक है। तो चलिए, ये लेक्चर मेरा केमिस्ट्री का भैया पहला लेक्चर था, मेरे करियर का कह लो, केमिस्ट्री के पार्ट का सबसे पहला लेक्चर था। आई होप लेक्चर बहुत अच्छा बना होगा और आपको पसंद आएगा। थोड़ा सा रिव्यू करिएगा कि कैसा था, कमेंट बॉक्स में कोई दिक्कत है या कुछ भी डाउट्स क्लियर नहीं हो रहे हैं तो बताइएगा, ठीक है। और रेडी रहिएगा नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें मैं कवर करूंगा अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन कराऊंगा मोल सोल्स पे, मोलैरिटी पे, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट बेटा, ठीक है।